स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हाँ बेटा जी, सब कैसे हो? अच्छे हो? NCERT वर्ड पढ़ रहे हो? तो बेटा देखो, प्रीवियस लेक्चर में अपना टॉपिक पोलिनेशन, परागण कंप्लीट हो गया था। हर टाइप का पोलिनेशन, चाहे अपन ने पहले टाइप पढ़े ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी, जीनोगेमी, और उसके बाद अपन ने स्टडी किया कि भी सेल्फ पोलिनेशन को एनकरेज करने के लिए क्या क्या डिवाइसेज हैं। फिर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया, तो फिर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज, तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज को एनकरेज करने के लिए, क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या डिवाइसेज हैं। और फिर बेटा अपन बात करें कि आउट ब्रीडिंग यानी क्रॉस पोलिनेशन के लिए एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो पोलिनेटिंग एजेंट क्या है? एबायोटिक और बायोटिक। तो एबायोटिक का अपने एयर वाटर का, और फिर बायोटिक का स्टडी किया, सारे एग्जाम्पल्स। तो बेटा अपने पोलिनेशन का स्टार्ट किया। इसका मतलब ये है कि एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज होकर स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो गया, इसको आपने पोलिनेशन कहा था। तो उसके बाद आपका होगा अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब बेटा आपका टॉपिक होगा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पराग अंडप अंतर क्रियाएं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। यस बेटा। अब देखो बेटा, ये कोई गारंटी नहीं होती है कि पोलिनेशन, ये कोई गारंटी नहीं देता है कि ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप पोलन ग्रेन स्टिग्मा की वर्तिकाग्र पर राइट टाइप का पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ है, इसकी कोई गारंटी नहीं। रॉन्ग टाइप दूसरी जाति का भी हो सकता है, या कभी कभी खुद की जाति का भी वो स्वीकार नहीं करता है, तो वो सेल्फ इनकम्पेटिबल होता है। तो वही अपन लाइन कहते हैं कि भाई ये कोई गारंटी नहीं है, या अपन कहें कि परागण पोलिनेशन परागण कोई गारंटी नहीं देता है कि वर्तिकाग्र पर राइट टाइप का ही परागकण स्थानांतरित हुआ है। वर्तिकाग्र पर राइट टाइप का ही पोलन ग्रेन स्थानांतरित हुआ है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यस बेटा। तो पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। अपन ऐसे कहें इसको कि पोलिनेशन डज नॉट गारंटी, है ना बेटा, द पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप पोलन ऑन स्टिग्मा। यस बेटा, क्लियर। तो ऐसे नहीं कि ट्रांसफर होते ही PPI स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रॉन्ग टाइप भी हो सकता है। तो पोलिनेशन की गारंटी नहीं होती है कि भाई वहाँ राइट टाइप का ही पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होगी आपके सामने। हाँ बेटा, ये अपन बात बेटा कि ये जो परागकण है, परागकण कभी कभी, परागकण प्राय रॉन्ग टाइप का भी हो सकता है। परागकण कभी कभी यानी बेटा क्या हो सकता है? रॉन्ग टाइप का भी हो सकता है। यस। अब रॉन्ग टाइप का कैसे? भाई या तो दूसरी जाति का आ जाए, है ना, अपन कहें आइदर फ्रॉम अदर स्पीसीज और फ्रॉम सेम प्लांट, है ना। तो देखो बेटा, या तो वो आइदर फ्रॉम अदर स्पीसीज, या तो दूसरी जाति से आए, दूसरी जाति का आएगा, दूसरी जाति से आए। देखो दूसरी जाति का आएगा तो 100% रॉन्ग टाइप ही होगा, क्योंकि अदर स्पीसीज को तो स्वीकृति नहीं करेगी। तो आइदर फ्रॉम अदर स्पीसीज, है ना बेटा। अपन कहें कि आइदर फ्रॉम अदर स्पीसीज,
और कभी कभी और फ्रॉम सेम प्लांट, कभी कभी एक ही पादप कहा जाता है सेम प्लांट के, या तो एक ही पुष्प के परागकोश से उसी वर्तिकाग्र पर, या उसी पौधे के अन्य पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, फ्रॉम सेम प्लांट। अगर सेम प्लांट से आ जाए, एक ही पादप से आए और एक ही पादप से आए और फिर आप जानते हो कि स्वीकरण नहीं हो, तो इसको तो अपन क्या बोलेंगे, सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं ना, स्वबंध्यता, सेल्फ इनकॉम्पेटिबल बोल देंगे, आया ना बेटा, सेल्फ इनकॉम्पेटिबल। अब बेटा देखो वही बात है कि अगर राइट टाइप का होगा तो उसको आप बोलते हो कॉम्पेटिबल, और अगर रॉन्ग टाइप का होगा तो इनकॉम्पेटिबल। अब दूसरी जाति से आ गया तो इनकॉम्पेटिबल है, लेकिन खुद की जाति का या सेम प्लांट से आने के बाद भी स्वीकरण नहीं हुआ तो फिर वो क्या है बेटा, सेल्फ इनकॉम्पेटिबल। तो फिर अपन करते हैं कि भाई इस पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में पूरी घटना क्या क्या होती है। तो अपन सीधी सी बात करते हैं कि भाई पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पीपीआई में केवल ये नहीं होता है कि भाई परागकण वर्तिकाग्र और पहुंच गए, है ना। पीपीआई में क्या क्या होता है कि पराग कणों के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंचने से लेकर पराग कणों के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंचने से लेकर पराग नलिका, जो पोलन ट्यूब होती है, पराग नलिका, पोलन ट्यूब, पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश तक, ओव्यूल में एंट्री तक, बीजांड में प्रवेश तक समस्त घटनाएं, समस्त प्रक्रम पीपीआई पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में सम्मिलित होती हैं। यस बेटा, कि पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने से लेकर फिर पोलन ट्यूब बने और पोलन ट्यूब के पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश तक होने वाली समस्त प्रक्रम या समस्त घटनाएं किसमें सम्मिलित होती हैं, पीपीआई में। लेकिन पीपीआई का पहला प्रक्रम क्या है बेटा, पीपीआई का पहला प्रक्रम है कि भाई वर्तिकाग्र के ऊपर राइट टाइप का, रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन आया है, इनकम्पेटिबल, या राइट टाइप का आया ना। तो यहाँ पर कई सारी आप समझ सकते हो कि कई सारी स्टेप्स हैं, है ना। अब अगर वो राइट टाइप का आएगा तो उसको स्वीकृत कर लेगी, और अगर रॉन्ग टाइप का आएगा तो वो उसको स्वीकृत नहीं करेगी। यस बेटा, तो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं कि ये समता पिस्टिल में होती है ना। पिस्टिल में समता होती है, उसमें कैपेसिटी होती है कि वो राइट टाइप को स्वीकृति दे और रॉन्ग टाइप को अपन बात रहे कि अस्वीकृत करे, उसका रिजेक्शन करे। बात को समझे नहीं समझे, यानी पिस्टिल में ये पहचानने की क्षमता होती है ना, और उसको स्वीकृत करे या रिजेक्ट करे, ये सारी बात उसके अंदर होती है। क्लियर। और आप जानते हो बेटा कि सीधी सी बात है कि तो सबसे पहले अपन ये कहते हैं इसका स्टेप्स जो होती हैं, स्टेप्स, उसमें जो स्टेप्स होती हैं तो स्टेप्स में जो पद होते हैं उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वर्तिकाग्र के द्वारा निश्चय प्राकणों का अंकुरण और अनिश्चय प्राकणों का अस्वीकरण। क्लियर। और अपन बात उड़ा कि मतलब अपन ये कहें कि वर्तिकाग्र के द्वारा निश्चय पराकणों का, ये कहें बेटा अपन कि भाई स्टिग्मा, जो वर्तिकाग्र स्टिग्मा वर्तिकाग्र द्वारा निषेच्य जो पराकण होते हैं, निषेच्य पराग कणों, निषेच्य पराकण अपन किनको कहते हैं, जो राइट टाइप हो, राइट टाइप और कॉम्पेटिबल हो, राइट टाइप और कॉम्पेटिबल। तो वर्तिकाग्र के द्वारा निश्चय पराकणों का अंकुरण
अंकुरण या अपन कहें स्वीकरण, यस, तथा अनिश्चित परागकणों, अनिश्चित परागकणों यानी ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, रॉन्ग टाइप और इनकॉम्पेटिबल। तो वर्तिकाग्र द्वारा निश्चय परागकणों राइट और कॉम्पेटिबल का अंकुरण यानी स्वीकरण तथा अनिश्चय परागकणों रॉन्ग टाइप व इनकम्पेटिबल का अस्वीकरण या अपन कहें रिजेक्शन, ये आपकी पहली स्टेप होती है। यस बेटा, यानी वर्तिकाग्र के द्वारा निश्चय परागकणों का अंकुरण और अनिश्चय परागकणों का अपन कहें बेटा अस्वीकरण, सीधी सी बात है। यस बेटा, यानी अपन कहें कि ये एबिलिटी किसमें होती है, पिस्टिल में होती है कि वो राइट टाइप का है या फिर रॉन्ग टाइप का है। और बेटा अपन ये कहें कि यह समता पिस्टिल, जो आप जानते हो कि अंडप होती है, यह समता पिस्टिल में होती है कि वह राइट टाइप यानी कॉम्पेटिबल राइट टाइप का है या फिर रॉन्ग टाइप का है, इनकॉम्पेटिबल। यस बेटा, तो ये उसमें एक कैपेसिटी होती है। सही। अब देखो बेटा जी कि ये कैसे हो पाता है, ये आप जानते हो कि पिस्टिल के जो प्रोटीनी घटक है पिस्टिल और परागकण जिसको टैपिटम देता है, तुम जानते हो कि टैपिटम परागकोश का बीजाणुजन उत्तक था। टैपिटम परागकोश का स्पोरोफाइटिक टिश्यू था ना, कि 2n जो भी होता है पादप में, जो 2n होता है द्विगुणित होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, और जो n होता है वो गेमेटोफिट की स्ट्रक्चर होती है। यस, तो टैपिटम स्पोरोफिटिक टिश्यू है, तो वो टैपिटम ही अपन बात रहे कि परागकण के एक्साइन को निश्चय अनिश्चय जो प्रोटीन देता है ना। अब जैसे ही मान लो कि वर्तिकाग्र पर परागण आ गया, अगर वो रॉन्ग टाइप का है और दूसरी जाति का तो अपने आप ही रिजेक्ट हो गया। यस, और अगर वो एक ही जाति का है लेकिन फिर भी मिलान नहीं हो रहा है तो वो सेल्फ इनकम्पेटिबल हो गया। लेकिन अगर अपन बात रही वो राइट टाइप का है, कॉम्पेटिबल है, तो फिर उस वर्तिकाग्र में कुछ उद्दीपन होंगे, स्टिग्मेटिक स्टिमुलेशन, और वो दोनों के प्रोटीन घटकों में पारस्परिक निरंतर संवाद होगा, केमिकल डायलॉग होगा, निरंतर रासायनिक संवाद होगा, और फिर अगर वो राइट टाइप का तो स्वीकृत कर लेगी तो फिर उसका परागकण का अंकुरण होगा। और परागकण का अंकुरण जर्मिनेशन का मीन होता है कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। पोलन ट्यूब का क्या होगा, फॉर्मेशन। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कैसे ये आप सिद्ध करोगे कि ये परागकण तो रॉन्ग टाइप है और ये परागकण राइट टाइप है, और अब वो रॉन्ग टाइप है तो क्या वो दूसरी जाति का तो रॉन्ग ही रहेगा, लेकिन क्या खुद की जाति का भी रॉन्ग हो सकता है। यस, और राइट टाइप है तो कैसे राइट टाइप है, और फिर अपन बात बढ़ा कि रॉन्ग राइट टाइप होता क्या है, और फिर अपन बात करेंगे कि पराग नलिका का निर्माण कैसे होता है, पराग नलिका का निर्माण कैसे होता है, और पराग नलिका की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फिर पराग नलिका स्टाइल में पहले वर्तिका में प्रवेश करती है, और फिर अपन बात करें कि ओव्यूल में बीजाणु में प्रवेश कैसे करती है, कितने संभावित मार्ग होते हैं, और बीजाणु से फिर आप जानते हो भ्रूणकोश में जाती है। तो वहां अपन बात करें कि जैसे ही वो मेल गैमेट को छोड़ेगी तो दोहरा निषेचन त्रिसंलयन जो आवर्त बीजियों का सबसे बेस्ट कैरेक्टर है, अपन फर्टिलाइजेशन पे चले जाएंगे। बात को समझे, तो वो आवर्त बीजियों का सबसे अनुपम लक्षण है दोहरा निषेचन त्रिसंलयन, जो लीलियम फ्रिटिलेरिया पादप में नावासीन वैज्ञानिक ने खोजा था। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, किस पादप में, लीलियम फ्रिटिलेरियम। लेकिन वो बहुत आगे की घटना है, पहले अपने यहाँ तक की, तो यहाँ तक की घटना पे अपन नॉर्मल कराया कि ये पिस्टिल में ये कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कि वो राइट टाइप को स्वीकृत करे या फिर वो रॉन्ग टाइप है, यानी कॉम्पेटिबल है या इनकॉम्पेटिबल। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं बेटा। हाँ, तो देखिए बेटा कि पिस्टिल ये कैपेसिटी रखती है, ये एबिलिटी रखती है रिकॉग्नाइज करने की, पहचानने की कि पोलन राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है। तो देखो मैं आपको बताना देना चाहता हूँ, आपको मैंने कहा था कि जो रॉन्ग टाइप का है वो अदर स्पीसीज का तो रॉन्ग टाइप का होगा ही होगा, लेकिन कभी कभी सेम स्पीसीज का भी हो जाता है।
तो उस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, तो मैं आपको सारी कंडीशन बता रहा हूँ। मान लो कि स्पीसीज ए है, स्पीसीज ए जो क्रॉस पोलिनेटेड पर परागित पादप है, स्पीसीज ए, और स्पीसीज ए द्विलिंगी पुष्प धारण करता है। यस, तो ये इसका एक फ्लावर है, यस, ये फ्लावर है और ये फ्लावर है, ठीक है। अब देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्पीसीज ए है, ये दूसरी जाति है अदर स्पीसीज, अदर स्पीसीज। तो इधर अदर स्पीसीज यानी दूसरी जाति का जो आप जानते हो कि फ्लोर है, अदर स्पीसीज फ्लोर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर दूसरी जाति के प्राकोष से, दूसरी जाति के प्राकोष से, ये अपन बात उड़ा कि दूसरी जाति के प्राकोष से अगर परागकण आकर गिरता है, यस, तो वो तो ऑलवेज क्या होगा, फर्स्ट एंड रॉन्ग टाइप होगा, यानी उसको तो रिजेक्ट कर देगी वर्तिकाग्र, स्वीकरण नहीं करेगी, रिजेक्ट कर देगी क्योंकि रॉन्ग टाइप है, क्योंकि दूसरी जाति का आके गिरा है। सही है, क्लियर। तो ये पोलन फर्स्ट रिजेक्ट। फिर देखो अपन बात उड़ा कि लेकिन इस पौधे में क्या विशेषता है कि देखना, ये स्पीसीज ए है, इसी जाति का लेकिन दूसरा पौधा है, सेम स्पीसीज का दूसरा पौधा, ये सेम स्पीसीज है, बात को समझे, लेकिन दूसरा पौधा है, तो दूसरे पौधे के फ्लोर से पोलन ग्रेन आ रहा है, उसको ये एक्सेप्ट कर रही है, स्वीकृत कर रही है, यानी ये राइट टाइप का है, सेकंड पोलन को एक्सेप्ट कर रही है। बात को समझ रहे हो। और आप ध्यान दो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई इसी सेम प्लांट का जो फ्लावर है, सेम प्लांट का जो फ्लावर है उसके परागकण को भी स्वीकार नहीं कर रही, थर्ड को रिजेक्ट कर रही है। यस, और कभी कभी तो जो द्विलिंगी पुष्प है तो अपने ही पुष्प के प्राकोष से, अपने ही पुष्प के प्राकोष से अपनी वर्तिकाग्र पर जा रहा है, लेकिन उसको भी नहीं स्वीकार कर रही है। बात को समझे। तो अब भाई सामान्यतः अपने ही पौधे के प्राकोष से स्वीकृत करती है, लेकिन इस कंडीशन में स्वीकार नहीं कर रही है। बात को समझे। तो यहां पर आप क्या क्या कहोगे, है ना, यहां आप कहोगे कि पोलन फर्स्ट रॉन्ग टाइप है, इनकॉम्पेटिबल है, अनिश्चय है, क्योंकि वो तो अदर स्पीसीज का है, दूसरी जाति का है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और पोलन सेकंड जाति सेम है लेकिन दूसरे पौधे से हैं, तो पोलन सेकंड राइट टाइप है, कॉम्पेटिबल है, निश्चय है, ये स्वीकृत हो रहा है ना, और ये अदर स्पीसीज का है तो नहीं हो रहा, ये स्वीकृत हो रहा है। लेकिन पोलन 3 और 4 एक ही पौधे से हैं, पोलन 3 तो एक ही पौधे दूसरे पुष्प से, लेकिन पोलन 4 तो एक ही पुष्प जो द्विलिंगी पुष्प होता है अपने ही पराकोष को वर्तिकाग्र स्वीकृत नहीं कर रहा है, तो पोलन 3 भी रॉन्ग टाइप हो गया उसके लिए, और पोलन 4 भी क्या हो गया, रॉन्ग टाइप हो गया, इनकॉम्पेटिबल। लेकिन देखो बेटा, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां बता दूं कि जो पोलन 3+4 है, पोलन बेटा जो 3+4 है वो यहां पर सेल्फ इनकॉम्पेटिबल है। यानी यहां बता दूं मैं आपको कि पोलन 3+4 सेल्फ इनकॉम्पेटिबल। सेल्फ इनकॉम्पेटिबल कैसे बोला बेटा, स्व बंध्यता या स्व अनिश्चितता। सेल्फ इनकॉम्पेटिबल कैसे बोला कि अपने ही पौधे या अपने ही पुष्प के परागकण को स्वीकार नहीं कर रहा है ना। तो आप जानते हो कि वो दोनों क्या है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबल हो गए। तो 3 और 4 क्या हो गए बेटा, सेल्फ इनकॉम्पेटिबल हो गए, सेल्फ इनकॉम्पेटिबल, स्वनिश्चित, स्व बंध्यता या स्व निश्चितता। और ये डिवाइस भी क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती है, आपको पता हो तो। और ये स्पीसीज तभी तो क्रॉस है क्योंकि जाति सेम है लेकिन दूसरे पौधे से आ रहा है। बात को समझे भाई, ये इसका हक बनता था कि दूसरी जाति स्वीकार नहीं करें, लेकिन अपनों को नहीं करी तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबल है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबल हो गया। बात को समझे, है ना बेटा। और देखो यहां परागण, इस कंडीशन में आपको मैं बता दूं कि परागण 1+3+4 इसको तो वर्तिकाग्र क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, ये उसमें क्षमता है, रिजेक्शन दे रही है। और 2 को क्या कर रही है, स्वीकार कर रही है। तो पोलन 2, ये पोलन 2, तो बेटा देखो पोलन 2 को स्वीकार कर रही है ना, पोलन 2 को एक्सेप्ट कर रही है, स्वीकार कर रही है। लेकिन 1+3+4 को क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। अब एक तो दूसरी जाति का है कोई बात नहीं, लेकिन 3 और 4 खुद की जाति के, और एक तो खुद के फ्लोर के होने पर भी रिजेक्ट कर रही है। तो 3 और 4 क्या हो गए, सेल्फ इनकॉम्पेटिबल हो गए। क्या हो गए, सेल्फ इनकॉम्पेटिबल हो गए। यस बेटा। और ये रिजेक्शन या स्वीकरण, ये इस वर्तिकाग्र के जो प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं, जो निश्चय उद्दीपन होते हैं, है ना, और परागकण की जो एग्जाइन में
पदार्थ होते हैं उनकी म्यूचुअल इवेंट्स होती है, पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। बात को समझे। अब देखो बेटा मैं आपको ये समझा दूं कि एक स्टिग्मा का डायग्राम बनाकर कि कैसे रॉन्ग टाइप होता है और कैसे राइट टाइप होता है। तो देखो एक स्टिग्मा, ये स्टिग्मा का डायग्राम है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र का आपके सामने डायग्राम लिया गया है। तो स्टिग्मा में ये सबसे आउटरमोस्ट एक प्रोटीन की लेयर होती है पतली, इसको आप कहते हो पेलिकल, प्रोटीन लेयर पेलिकल। यस, उसके बाद अपना बात रहा कि एक क्यूटीन की मोटी लेयर होती है, क्यूटीन की, ये क्यूटीन की लेयर होती है, मोटी परत क्यूटीन की, सही। और आप जानते हो कि स्टिग्मा पादप कोशिकाओं से बनी है, तो ये अंदर सेल मेम्ब्रेन और ये सेल वाल, तो ये तो मेम्ब्रेन हो गई, ये सेल वाल हो गई। तो सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, सबसे इनरमोस्ट सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वाल, ये तो कोशिका हो गए। उसके बाद एक क्यूटीन की लेयर होती है और फिर एक प्रोटीन की पतली परत होती है जिसको आप कहते हो पेलिकल। क्या कहते हो? पेलिकल। अब अगर राइट टाइप का सही प्रकार का पोलन आ गया जिसको एक्सेप्ट करना है, स्वीकृत करना है, तो वो पोलन क्या करेगा कि टेपिटम खितुरिया वो क्या करेगा, रप्चर क्यूटीन, इस क्यूटीन की लेयर को रप्चर करेगा। क्यूटीन की लेयर को रप्चर करेगा किस एंजाइम के थ्रू? क्यूटिनेज एंजाइम के थ्रू। किस एंजाइम के थ्रू? क्यूटिनेज एंजाइम के थ्रू इसको रप्चर कर देगा, सही। तो ये प्रारंभन हो जाएगा परागनलिका का, तो परागकण का क्या हो गया? अंकुरण हो गया, इसका मतलब एक्सेप्ट हो गया। बात को समझे। और कुछ अपन रॉन्ग टाइप क्या होता है कि जब रॉन्ग टाइप का आता है तो वर्तिकाग्र अंदर क्या कर दिया, कैलोज बना देती, कैलोज। और ये कैलोज अपन बात रहे कि परागकण के उस अंकुरण को क्या करता है? रिजेक्ट करता है। तो ये परागकण के अंकुरण को क्या करता है? रिजेक्ट। किसके हेल्प से? कैलोज। किसके हेल्प से? कैलोज। यहाँ कैलोज बन जाता है, कैलोज का डिपोजिशन हो जाता है, कैलोज का जमा हो जाता है, कैलोज का जमा हो जाता है। तो ये अपन बात रहे कि राइट टाइप हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ये रॉन्ग टाइप हो गया और रिजेक्ट हो गया। बात को समझे। अब आपने कहा कि कभी कभी खुद के पुष्प के परागकण को या खुद की जाति, खुद के पौधे के परागकण को अस्वीकार, इसको आप सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोल रहे हैं। अभी जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, या तो जो टेपिटम था बीजाणु जनुतक, टेपिटम ने एक्साइन बनाया था, तो उस टेपिटम के कारण होती है, तो उसको तो आप बोलते हो SSI, स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, बीजाणुद्भिद स्वबंधेता। और कभी कभी छोटी सी पोलन ट्यूब बनकर आगे फट जाती है, वर्तिका में आगे फट जाती है, तो वो मतलब वो वेजिटेटिव सेल यानी अगुणित कोशिका के कारण होती है, उसको आप बोलते हो गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, GSI। तो उसके बारे में थोड़ा सा भी बता देंगे और फिर आपको बताएंगे कि जैसे जो स्वीकृत हो गए जो परागकण का अंकुरण होता है, तो परागकण का अंकुरण का मतलब ही कि परागनलिका का प्रारंभन, तो परागनलिका प्रारंभन होता है और परागनलिका की संरचना कैसी होती है, तो वो सारा हम आपको समझाएंगे। तो नेक्स्ट आप देखिए। तो बेटा देखो बहुत ही अच्छे से, और ये लेवल आपको कोई बताता नहीं है, तो मैं हर लेवल में आपको बता रहा हूँ। और PPI जो लिख रखा है NCERT में, उसमें आप लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो बहुत अच्छी लाइनें, बहुत अच्छी लाइनें वहाँ पर लिख रखी है। तो अपना ध्येय है कि आपको NCERT का एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक चीजें क्लियर कराएं, है ना, ताकि आप डॉक्टरली MT अच्छी गाइडें कर सकें, आप कंपटीशन अच्छा दे सकें, आप बोर्ड अच्छा दे सकें, CBSE हो चाहे RBC, वो तो अपना बात रखे, आपको तो RBC देना है। यस, तो मैं आपको ऐसे कह रहा हूं कि भाई वर्ड टू वर्ड, और बेटा बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर, ये सारी बातें आपके सामने हैं। और तो अपन इसमें नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो बेटा देखो आपको पूरा अच्छे से समझा है कि राइट टाइप पोलन क्या होता है, रॉन्ग टाइप क्या होता है। लेकिन कभी कभी खुद की जाति का भी रॉन्ग टाइप हो जाता है, या खुद के फ्लावर के ही, या खुद के प्लांट के अदर फ्लावर के भी, तो उसको आपको अपने समझा दिया, आपको सेल इनकम्पेटिबल। तो अपन एक लाइन वहाँ बताई कि देखो परागकणों को पहचानने की पिस्टिल की जो क्षमता है, द कैपेसिटी ऑफ रिकॉग्नाइज ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल की जो परागकणों को पहचानने की क्षमता है, ये किसको फॉलो करती है? पिस्टिल द्वारा उस परागकण के स्वीकरण, एक्सेप्टेंस स्वीकरण, और अस्वीकरण रिजेक्शन का अनुसरण करती है। यानी वो कैसे पहचानती है, या तो उसको राइट टाइप होगा तो स्वीकरण करेगी, और अगर रॉन्ग टाइप होगा तो अस्वीकरण, इसी का अनुसरण करती है। और ये किसका रिजल्ट है? ये पराग पोलन और पिस्टिल के मध्य निरंतर रासायनिक संवाद, पोलन और पिस्टिल के मध्य कंटिन्यूस एक केमिकल डायलॉग होता है, निरंतर एक रासायनिक संवाद होता है। अपन ने लिखा कॉन्टिन्यूस केमिकल डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल। तो उस परागकण और पिस्टिल के मध्य कंटिन्यूस केमिकल डायलॉग होता है, रासायनिक संवाद होता है, उनके प्रोटीन घटकों में परस्पर क्रिया होती है, और उसी पे डिपेंड करता है कि उसको
एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट। हाँ, दूसरी जाति को तो रिजेक्ट करना ही, लेकिन खुद की जाति को भी एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। बात को समझे? हाँ, दूसरी खुद की स्वयं की जाति के अगर दूसरे पौधे को कभी कभी रिजेक्ट, तो वो इनकम्पेटेबली होगा, है ना। लेकिन अगर अपने ही पौधे के अन्य पुष्प या एक ही पुष्प के परागकण उस पर आएंगे और उसको अगर रिजेक्ट करती है, तो वो सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी होती है। तो देखो अपने सामने आ गई। अब ये अपन ऐसे और कहते हैं कि जो इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन इज मीडिएट बाय प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ पोलन एंड पिस्टल म्यूचुअली। और ये जो इंटरेक्शन है ये किसके द्वारा माध्यमित होती है? जो पोलन और पिस्टल के प्रोटीन कंपोनेंट हैं, प्रोटीन घटक हैं, उनके थ्रू। यस बेटा। अब देखो अपनी बात हुई कि भाई अपने बताया था कि खुद की जाति को रिजेक्ट कर दे, और खुद की जाति नहीं, एक ही पौधे के अन्य पुष्प से परागकण उस पुष्प पे आए, या फिर एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण उसी के पुष्प उसी की वर्तिकाग्र पर आए, अगर उसी को रिजेक्ट कर दे तो इसको आप कहते हो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, स्वबंध्यता, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। और ये क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती है, ये अपन पढ़ चुके हैं बेटा। ये जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है ये दो टाइप की होती है, दो प्रकार की होती है। शॉर्ट में मैं बताऊंगा, जो एनसीईआरटी में लाइन है, सीधी एनसीईआरटी इंग्लिश में पेज नंबर 32 पे। तो देखो ना कि ये दो प्रकार की होती है। फर्स्ट आपकी होती है स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, बीजाणुद्भिद स्वबंध्यता। फर्स्ट आपकी होती है स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, बीजाणुद्भिद स्वबंध्यता या असंगता, ये आपकी होगी स्पोरोफिटिक। अब देखो सीधी सी परिभाषा क्या है? यदि पिस्टिल वर्तिकाग्र पर परागकण के अंकुरण को रोक दे, परागकण के अंकुरण को रोककर अगर उसको रिजेक्ट करे, है ना, यदि पिस्टिल वर्तिकाग्र पर परागकण के पोलन ग्रेन के अंकुरण को, जर्मिनेशन को ही रोककर परागकण का अस्वीकरण कर दे, पिस्टिल रिजेक्ट पोलन बाय प्रिवेंटिंग, रोककर पोलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा, इट इज नोन एज SSI। ये आपकी कहलाएगी स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। कि भाई जो पिस्टल है ना वो वर्तिकाग्र पर जैसे ही परागकण जाए तो उसके अंकुरण को रोक दे, और अंकुरण को रोककर उसको रिजेक्ट करे तो कहलाएगी SSI। और ये कैसे होता है? जैसे अपन बात अंकुरण कैसे रोकेगी? क्योंकि वहाँ कैलोज बन जाएगा, कैलोज का डिपोजिशन हो जाएगा, और कैलोज का डिपोजिशन हो जाएगा तो वहाँ अपन बात रहे कि क्यूटिनेज का रिलीज नहीं होगा, स्त्रवण नहीं होगा, और वहाँ परागकण का अंकुरण ही नहीं होगा। परागकण का अंकुरण का मतलब होता है परागनलिका बनेगी ही नहीं। अब बेटा जो ये आपकी SSI है, स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जो बीजाणुद्भिद स्वबंध्यता है, मैं आपको बता दूं तो बेटा ये जो बीजाणुद्भिद स्वबंध्यता है इसका कारण क्या है मैं आपको बता दूं। तो देखो इसके लिए इसका निर्धारण कौन करता है? डिप्लॉइड जीनोटाइप ऑफ एंथर। यहाँ पोलन डिफाइन नहीं करता है, एंथर का डिप्लॉइड जीनोटाइप। क्योंकि उस मैंने आपको समझाया था कि उस पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन है उस पोलन ग्रेन पर ये जो एक्साइन पैटर्न होता है, एक्साइन, तो एक्साइन भित्ति को बनाने में कौन सहायक है? टेपिटम। यस बेटा, टेपिटम। और आपको अच्छे से पता है कि टेपिटम एंथर का 2N मतलब स्पोरोफाइटिक टिश्यू है, बीजाणुद्भिद उत्तक है। यस, तो एंथर का जीनोटाइप डिफाइन करेगा इसको, एंथर का जीनोटाइप, क्योंकि उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? टेपिटम, जो 2N स्पोरोफाइटिक टिश्यू है, स्पोरोफाइटिक टिश्यू, बीजाणुद्भिद उत्तक है, स्पोरोफाइटिक टिश्यू टेपिटम, जो एक्साइन पैटर्न को बनाता है। यस, और वो ही अब आपने कहा था कि निश्चय और अनिश्चय मतलब कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल प्रोटीन प्रदान करता है। तो आपने कहा बेटा कि जो स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है ये निर्धारित होती है डिप्लॉइड जीनोटाइप ऑफ एंथर। यस, डिप्लॉइड जीनोटाइप ऑफ एंथर के द्वारा ये निर्धारित होती है। डिप्लॉइड जीनोटाइप ऑफ एंथर का मीन हो गया बेटा डिप्लॉइड जीनोटाइप ऑफ एंथर, यानी एंथर के डिप्लॉइड जीनोटाइप, और वो कौन हो गया? टेपिटम। यस, और फिनोटाइप ऑफ पोलन, पोलन का केवल लक्षण होगा एक्साइन, पोलन का केवल लक्षण होगा, है ना, जो अपन बात हो रहा कि फिनोटाइप होगा उसका, फिनोटाइप ऑफ पोलन। यस बेटा, ये बात है क्लियर। तो वो स्पेशली अपन बात करें बेटा कि एंथर का जो टेपिटम है वो प्रोटीन प्रोडक्ट बनाएगा S1 और S2 एलील, तो उसके 2 एलील होंगे। अब अगर उन 2 एलील से
S1 और S2 एक जीन दो एलील, तो S1 S2 से अगर स्टिग्मा के मैच खा गए S1 S2 तब तो उसका रिजेक्शन हो जाएगा, और अगर मैच नहीं खाएंगे तो स्वीकरण हो जाएगा। तो यहाँ खैर आपको इतनी सी परिभाषा याद रखनी है कि यदि पिस्टिल वर्तिकाग्र पर परागकण के अंगुण को रोक दे और परागकण का अस्वीकरण कर दे, पिस्टिल रिजेक्ट पोलन बाई प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन, तो ऑन स्टिग्मा, तो ये क्या कहलाएगा, SSI। और उसका कारण क्या है, डिप्लॉइड जीनोटाइप ऑफ एंथर, एंथर का द्विगुणित जीनोटाइप, यानी एंथर की जो वाल आती है उसमें टैपिटम यहाँ रेस्पॉन्सिबल है, यस, और पोलन का ओनली फिनोटाइप है। ये बात आपकी होगी क्लियर। और अपन कहें कि बेटा कि जो SSI है, SSI अपन बात रहे कि जैसे क्रूसिफेरिमेरिन में ब्रेसिकेसी में देखी जाती है, बात को समझे। और इसमें क्या होता है कि जैसे ही पोलन स्टिग्मा पेपिली के सरफेस पे संपर्क में आता है तो उसको जैसे ही केमिकल सिग्नल मिलते हैं तो वो कैलोज बना देता, अभी आपको मैंने रॉन्ग टाइप बताया था ना, कैलोज बनाकर वहीं पे रोक देता है। ये तो हो गया खत्म। सेकंड आपकी बेटा गेमेटोफाइट सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, GSI। तो GSI क्या है, ये एनसेटिन लाइन लिख रखी है कि यदि पिस्टिल वर्तिका में पराग नलिका की वृद्धि, परागकण का अंकुरण तो हो जाएगा, थोड़ी परागनली बन जाएगी, 2/3 भाग बन जाएगा परागनलिका। तो यदि पिस्टिल वर्तिका में पराग नलिका की वृद्धि को रोककर पोलन का रिजेक्शन करे, पोलन का जर्मिनेशन तो हो जाए लेकिन बाद में पोलन ट्यूब बन जाए, पोलन ट्यूब बनते ही स्टिग्मा के उत्तकों को तो पार कर देगी लेकिन स्टाइल वर्तिका में बढ़ेगी आगे, तो वर्तिका में वो फट जाए, है ना। तो देखो पिस्टिल रिजेक्ट द पोलन बाई प्रिवेंटिंग पोलन ट्यूब ग्रोथ इन स्टाइल, यानी वर्तिका में परागनलिका की वृद्धि को रोक के। इसका मतलब अब यहाँ पर जिम्मेदार कौन है, अब यहाँ पर एंथर का जीनोटाइप नहीं है, यहाँ पर पोलन ग्रेन का जीनोटाइप है, यानी जीनोटाइप ऑफ पोलन ग्रेन कंट्रोल करता है। यानी बेटा अब इसको निर्धारित कौन करता है, जीनोटाइप ऑफ पोलन ग्रेन, समझ गए, जीनोटाइप ऑफ पोलन ग्रेन। अब यहाँ पर परागकण जो लघु बीजाणु था, परागकण था, परागकण का जीनोटाइप जो उसकी जीनी संरचना है वो इसको कंट्रोल करती है, वो इसको डिटरमाइन करती है, किसको, GSI को। अब तुम जानते हो कि जो परागकण के अंदर, चाहे वो काई केंद्रक हो चाहे जन्नी केंद्रक हो, या जो भी घटक है परागकण के अंदर, वो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड, हाँ ना, हैप्लॉइड है कि नहीं है, अगुणित, बात को समझे। और तुम जानते हो कि ऐसे पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो जाएगा नहीं, यहाँ आकर RNA हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होगा और परागनलिका फट जाएगी, बात को समझे, RNA हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होगा और परागनलिका क्या हो जाएगी, फट जाएगी, सही बेटा। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि वो जीनोटाइप हैप्लॉइड है, तो उसके अंदर आप जानते हो कि जीनोटाइप है तो N है अगुणित, तो जब द्विगुणित होती है तो एक जीन दो एलील होते हैं, यहाँ पर बात रही कि एक ही एलील होगा, S जीन का एक ही एलील, और स्टिग्मा में कितने होंगे, दो एलील, S1 और S2। अब अगर कोई भी चाहे S1 टाइप का एलील वाला परागकण है, मतलब, और चाहे S2 टाइप का है, वो रिजेक्ट कर देगी, बात को समझे। तो ये आपका अपन बात रहे कि जीनोटाइप ऑफ पोलन ग्रेन, परागकण का जीनोटाइप इसको निर्धारित करता है, किसको, GSI को। और आप जानते हैं टोबैको में, तंबाकू में, इनमें देखने को मिलती है जो हैप्लॉइड जीनोटाइप है ना, और पोलन ग्रेन सिंगल एलील से बना होता है, जबकि पिस्टिल कितने एलील रखती है, 2S एलील रखती है, सही। अब यदि पोलन ग्रेन की एलील उन पिस्टिल के दोनों एलील के अगर समान हुई तो वहाँ पर इनकम्पेटिबिलिटी, स्वबंध्यता हो जाएगी, इनकम्पेटिबिलिटी, और परागकण का अंकुरण तो हो जाएगा लेकिन आगे जाकर फट जाएगी वो, तो वो आपकी होगी गेमेटोफाइट सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, GSI होगी। क्या होगी बेटा, GSI, बात को समझ रहे हैं। तो ये दो टाइप की आपकी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है, और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी किसको बढ़ावा देती है, क्रॉस पोलिनेशन को, ताकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम हो, क्योंकि स्वपरागण से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, लक्षणों में ह्रास हो जाता है, यस बेटा। इसके अलावा देखो, वहाँ आपने अगर जेनेटिक्स में पढ़ा होगा कृत्रिम संकरीकरण, जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक होती है, कि मान लो अपन कृत्रिम संकरीकरण एक टॉपिक आता है जेनेटिक्स में, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो वो चीज़ क्या होती है बेटा, वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ।
बेटा देखो जो कृत्रिम संकरीकरण है, एक टॉपिक होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कि अगर अपन को मान लो इच्छित डिजायर्ड कैरेक्टर का क्रॉस कराना है तो अपन कहते हैं ना इमेस्कुलेशन, विपुषण, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर द्विलिंगी पुष्प है तो नरपुतंतों को शुरुआती अवस्था में परिपक्व से पहले हटा देते हैं, तो क्या होगा इमेस्कुलेशन, विपुषण। और अगर मान लो स्त्री केसरी पुष्प है तब तो विपुषण करने की जरूरत ही नहीं है। फिर अपन उसकी जो पिस्टिल है, स्टिग्मा, उसको अपन ढक देते हैं पॉलीथीन से, उसको आप कहते हो बैगिंग, बोरा वस्त्रण। तो इमेस्कुलेशन, फिर क्या कर देते हैं बैगिंग, और फिर इच्छित परागण को लेकर आते हैं, डस्टिंग कराते हैं, और कराने के बाद वापस फ्रूट बनाने के लिए रीबैगिंग कर देते हैं। तो इमेस्कुलेशन, विपुषण, देन बैगिंग, ये जो प्रोसेसेस होती हैं वो कृत्रिम संकरीकरण में आती है। विपुषण का मतलब होता है कि नर पुतंतुओं को शुरुआती अवस्था में हटा दूं। अब आपके पास रहा पिस्टिल मादा, अब आप इच्छित परागण को लेकर आना चाहते हो तो उसको आप मतलब बैगिंग कर दी, इच्छित परागण को लाए और फिर फ्रूट निर्माण के लिए क्या कर दी, रीबैगिंग कर दी। तो ये कुछ प्रोसेसेस होती हैं। हो गया बेटा। अब देखो अपना पहला स्टेप हो गया, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का पहला स्टेप हो गया। और वो पहला स्टेप आपका था कि वर्तिकाग्र पर जब पोलन जाएगा तो उसमें कैपेसिटी होती है कि वो राइट टाइप का तो उसको पहचानेगी, और रॉन्ग टाइप का है तो उसको रिजेक्ट कर देगी, राइट टाइप का तो एक्सेप्ट कर लेगी। अब मान लो अगर एक्सेप्ट हो गया तो उस परागकण का क्या होगा, अंकुरण, यानी क्या बनेगी, पराग नलिका। क्या बनेगी बेटा, पराग नलिका। और एक बहुत सुंदर डायग्राम, मतलब सुंदर पैराग्राफ आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, जो 100% आपके समझ में आ गया और आ जाएगा, आप अच्छे से स्टडी करोगे तो। अब बेटा देखो अपन बात करें कि जो सेकंड स्टेप अपन नेक्स्ट लेते हैं कि पोलन का जर्मिनेशन होगा, परागकण का अंकुरण होगा, तो अंकुरण में क्या क्या चीज चाहिए, और परागकण का अंकुरण का मतलब ही क्या है, पराग नलिका का बनना। तो वो कैसे बनेगी, पराग नलिका की ग्रोथ कैसे होगी, फिर वो वर्तिका में कैसे प्रवेश करेगी, और फाइनल बीजांड और भ्रूणकोश में कैसे प्रवेश करेगी। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं। हाँ तो बेटा जी देखिए कि अब उस अपन जो सेकंड स्टेप है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की, पीपीआई की, पहला था कि निश्चय का स्वीकरण और अनिश्चय को बहिष्करण यानी रिजेक्शन। अब स्वीकरण हो गया तो पोस्ट पोलिनेशन इवेंट होगी, यानी पोलिनेशन के बाद की इवेंट, पोस्ट पोलिनेशन इवेंट है ना। वो अभी मैं समझ रहा पोस्ट वो आगे की बात, फर्टिलाइजेशन के बाद वाली वो नहीं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट पोलिनेशन यानी परागण के बाद की इवेंट, यानी पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। और पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण का मतलब ही क्या है, पराग नलिका का निर्माण। लेकिन पहले पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण होगा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। तो स्टेप सेकंड वही है। पोलिनेशन के बाद क्या बनेगी, पोलन ट्यूब, पराग नलिका। तो देखो इन पराग कणों के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए, एक तो सुटेबल टेम्परेचर, वो हाई टेम्परेचर ही होता है 20 से 30 डिग्री, 20 से 30 डिग्री। एक अपन बात रहे कि हाई ह्यूमिडिटी, उच्च आर्द्रता होनी चाहिए। तो अपने वहाँ कहा भी था ना कि जो पराग कणों की जीवन क्षमता है वो प्रीवेलिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करती है। तो देखो ये आर्द्रता भी उच्च होनी चाहिए, यस। और मिनरल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है बोरॉन, बोरॉन बहुत आवश्यक है पोलन ग्रेन के अंकुरण में, पोलन जर्मिनेशन में, यानी परागकण के अंकुरण तो आवश्यक है, इसेंशियल है। अन्यथा बोरॉन की कमी होगी तो पोलन ट्यूब फट जाएगी, पोलन ट्यूब ब्रस्ट हो जाएगी, पोलन ट्यूब फट जाएगी। और बोरॉन तो 100% अनिवार्य है। कैल्शियम तो और भी अच्छा क्राउडिंग इफेक्ट है, यानी एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब नहीं बन जाए तो क्राउडिंग इफेक्ट को कम करता है, क्राउडिंग इफेक्ट को कम करता है कौन, ये मतलब कैल्शियम। इसके अलावा जो भी इसेंशियल फैक्टर हैं, अनिवार्य कारक, इसेंशियल फैक्टर और उद्दीपक, स्टिमुलेशन, वो कौन करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा, स्टिग्मेटिक सिक्रेशन, यानी वर्तिकाग्र कई सारे स्त्रवण करती रहेगी, वो वर्तिकाग्र के स्त्रवण के द्वारा ही ये अनिवार्य कारक और उद्दीपक उसको प्रदान किए जाते हैं। अब परागकण का अंकुरण हुआ तो परागकण का अंकुरण का मतलब क्या, पराग नलिका का निर्माण। परागकण का अंकुरण का मतलब ही क्या है बेटा, पराग नलिका का निर्माण। तो देखो पराग नलिका का निर्माण कैसे कि परागकण की जो इंटाइन है, तो अंदर से जो वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल वो इंटाइन पर दबाव डालेगी। तो क्योंकि वहाँ से जो परागकण है वो जल को अवशोषित कर लेगा, वर्तिकाग्र से जल, नमी और अन्य कारक अवशोषित कर लेगा। तो परागकण की जो इंटाइन है, अंतःशोल इंटाइन, वो अपन बात रहा कि वहाँ उस पर वेजिटेटिव सेल दबाव डालेगी। तो वो इंटाइन की भित्ति किसी भी एक जरमपोर से बाहर निकलकर एक नलिका नुमा संरचना, पराग नलिका का निर्माण करेगी।
है ना। जैसे ही वेजिटेटिव सेल दबाव डालेगी इंटाइन पे, तो इंटाइन किसी भी एक जर्मपोर से, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं, नलिका रूप में बाहर निकलेगी और परागण का निर्माण करेगी। बेटा एक जर्मपोर का मतलब होगा कि तुम्हें भी अच्छे से पता है कि सामान्यतः परागकण पर 3 जर्मपोर हो सकते हैं, लेकिन तीनों से परागण नहीं निकलेगी, एक से निकलेगी। इसको अपन कहते हैं मोनोसाइफोनस कंडीशन, मोनोसाइफोनस कंडीशन, मोनोसिफोनस कंडीशन। यानी कायिक कोशिकाई पोलन ट्यूब बनाती है, कायिक कोशिका इंटाइन की भित्ति को दीर्घीकृत करती है और इंटाइन की भित्ति जर्मपोर से, एक जर्मपोर से बाहर निकलती है, तो पोलन ट्यूब बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? पोलन ट्यूब। अब सुनो देखो, जब पोलन ट्यूब वर्तिकाग्र के उत्तकों पार कर रही होती है, वर्तिकाग्र के उत्तकों को पार कर रही होती है पोलन ट्यूब, वर्तिकाग्र के उत्तकों को पार करेगी। पहले तो देखो मैं एक बात बताऊं कि ये परागकण के जो समस्त घटक जितने भी कंटेन हैं वो उस परागनलिका में आ जाएंगे। अब जैसे ही परागनलिका वर्तिकाग्र के उत्तकों को पार कर रही होती है, तो तुम्हें पता है कि 60% आवर्तबीजियों में परागकण कितने सेल स्टेज में मुक्त होता है परागकोश से? 2 सेल स्टेज में, है ना बेटा। जब 2 सेल स्टेज में मुक्त हो, 2 कोश की अवस्था में 2 सेल स्टेज में मुक्त हो, तो सारा कंटेन परागकण का समस्त घटक जो परागनलिका में छोटी सी बनेगी उसमें आएगा, वो आएगा कायी केंद्रक और जननी कोशिका। तो उस जननी कोशिका में माइटोसिस होगा। जननी कोशिका में क्या होगा? माइटोसिस। पोलन ट्यूब में, जननी कोशिका में पोलन ट्यूब में माइटोसिस होगा, पोलन ट्यूब में माइटोसिस। तो माइटोसिस के थ्रू क्या बनेंगे? 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट बन जाएंगे। अब परागकण, अपन लिखा परागकण के समस्त घटक परागनलिका में आ जाते हैं, तो क्या क्या आ जाते हैं? एक कायी केंद्रक और 2 नरिग्मक। और जब वो स्टिग्मा को पार कर रही होती है उसी समय जननी कोशिका में माइटोसिस हो जाता है, 2 नरिग्मक बन जाते हैं। यदि 2 कोश के चरण में आया है तो, यदि 3 कोश के चरण में आया है तो परागनलिका के बनने के साथ ही अंदर 2 नरिग्मक होते हैं। बात को समझे। लेकिन सारा घटक अब किस में आ जाएगा? पोलन ट्यूब में। सारा घटक किस में आ जाएगा बेटा? पोलन ट्यूब में। तो समस्त घटक पोलन ट्यूब में आ जाएंगे। तो अपन ने कहा कि 2 सेल स्टेज में होगा तो पोलन ट्यूब में ही जनन कोशिका में माइटोसिस होगा, 2 नरिग्मक बन जाएंगे। और अगर 3 सेल स्टेज में होगा तो शुरुआती अवस्था से ही 2 मेल गैमेट रहेंगे। ये आप समझते हो पहले ही। तो परागनलिका के समस्त घटक परागकण के समस्त घटक परागनलिका में आ जाते हैं। क्या क्या आ जाते हैं? वेजिटेटिव न्यूक्लियस यानी कायी केंद्रक प्लस 2 मेल गैमेट यानी 2 नरिग्मक, ये आ गए। यस बेटा। अब देखो आपके सामने मैंने एक पोलन ट्यूब का, एक प्रारूपिक पोलन ट्यूब का मैंने आपके सामने एक डायग्राम बना दिया बेटा। तो देखो कि सबसे पहले ये पोलन ट्यूब इस प्रकार स्टिग्मा और स्टाइल में वृद्धि करती है, और वर्तिकाग्र और वर्तिका में जो पोलन ट्यूब वृद्धि करती है वो करती है कीमोट्रोफिक मतलब रसायनुवर्तन वृद्धि करती है, कीमोट्रोफिक मूवमेंट करती है। क्योंकि ब्रायोफाइटर टेरिडोफाइटा में नरिग्मक चल के जाता है, स्थान छोड़ के दो तो कहलाता है कीमोटैक्टिक रसायनु चलन। लेकिन यहाँ पर केवल वो पोलन ट्यूब ओवेरी की तरफ मुड़ती है, क्योंकि वहाँ एम्ब्रियोसैक जो ओव्यूल होता है, तो वहाँ ओव्यूल पर आपको बताया था फिलिफॉर्म उपकरण, वो कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं, तो उधर वो वक्रण गति करती है, तो कहलाती है कीमोट्रोफिक, रसायनुवर्तन गति करती है। बात को समझे। अब ये जो पोलन ट्यूब है ये स्टिग्मा और स्टाइल के अंदर टिप ग्रोथ करती है, यानी एपिकल ग्रोथ, शीर्षस्थ वृद्धि। तो शीर्षस्थ वृद्धि में क्या होता है बेटा? सबसे पहले इसके शीर्ष पे कैप ब्लॉक बन जाते हैं। कैप ब्लॉक में क्या होता है? ये कैप ब्लॉक बन गया। तो इस कैप ब्लॉक में क्या होता है कि सेलुलेज और पैक्टिनेज एंजाइम युक्त पुट्टिकाएं होती हैं, और वो पुट्टिकाएं वर्तिकाग्र फिर वर्तिका में जो उत्तक हैं उनको गलाती जाती हैं, और ये पोलन ट्यूब आगे आगे टिप ग्रोथ करती जाएगी। बात को समझ रहे हो। तो इससे पहले देखो बेटा, यहाँ अपन बात रहे कि ऊपर जब सारे घटक पोलन ट्यूब में आ जाते हैं
तो आप जानते हो ऊपर कैलोज प्लग बन जाते हैं। ये कैलोज प्लग बन गया, कैलोज प्लग। तो ये बेटा ऊपर आपका कैलोज प्लग बन गया। ये क्या करता है, ये रोकता है, किसको रोकता है, बैक फ्लो। बैक फ्लो यानी वापस नहीं चला जाए, जब ये टिप ग्रोथ करे ना, आगे से आगे दबाव बने तो वापस घटक वापस नहीं चला जाए, तो ये रोकता है किसको, बैक फ्लो को। किसको, ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बैक फ्लो को रोकता है। समझे ना, कौन, कैलोज प्लग। और ये सारे घटक देखो यहाँ पर और भी कैलोज प्लग होते हैं, यहाँ कैलोज के जगह जगह थोड़े थोड़े प्लग होते हैं ताकि वापस घटक नहीं चला जाए, सही, और आगे ऐसे आगे टिप ग्रोथ होती रहे। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, वैक्यूल, ये वैक्यूल हो गई, सही। और ये आपका हो गया ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस यानी कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक जो एन है, ट्यूब न्यूक्लियस। और ये दो मेल गैमेट, एक थोड़ा बड़ा और एक छोटा, दो मेल गैमेट, ये भी क्या है, एगुणित है। तो सारे घटक हो गए और बैक फ्लो हो नहीं सकता है क्योंकि कैलोज प्लग आ गया, ये वैक्यूल आ गई, ये सारे घटक हो गए। और आगे ये कैप ब्लॉक बनता है जो एंजाइमिक पुट्टिकाएं रखता है जिससे एपिकल ग्रोथ या टिप ग्रोथ करती रहती है। बात को समझ रहे हैं आप, यस। और बेटा पहले तो ये ट्यूब न्यूक्लियस पीछे रहता है, फिर जब पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंट्री करेगी और ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक में जाएगी निषेचन के समय, उस समय ट्यूब न्यूक्लियस आगे आ जाएगा नष्ट होने के लिए। और दो मेल गैमेट, वहाँ दो मेल गैमेट जो आपको मैंने बताया था अंड उपकरण, एक मेल गैमेट तो अंडकोश का से सिनगेमी, और दूसरा अपन बात रहे कि ध्रुवीय केंद्र को से जो मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाएगा तब, तो एक तो जाइगोट बनेगा और एक भ्रूणपोष बनेगा, तो दोहरा निषेचन होगा। जो लीलियम फ्रिटिलेरियम आगे अपन पढ़ेंगे, दोहरा निषेचन, यस। तो ये आपकी हो गई पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, और ये पोलन ट्यूब का डायग्राम हो गया, यस बेटा। और सीधी सी बात मैंने आपको A to Z लाइन है, सारी बातें बता दी मैंने कि ये कैलोज प्लग तो बैक फ्लो को रोकते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के, और पोलन ट्यूब किससे बनी होती है, पेक्टोसेलोज से, है ना। और ग्रोइंग पोलन ट्यूब क्या सीक्रेट करती है, पेक्टिनेज और अदर इसेंशियल मतलब आवश्यक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिससे वो स्टाइल में वर्तिका में आगे से आगे उत्तकों को भेजती जाती है। तो अब अपना पॉइंट आएगा कि अब वो पोलन ट्यूब वर्तिका में कैसे एंट्री करते हैं, वर्तिका में उसकी एंट्री कैसे होती है, और फिर बीजांड में एंट्री कैसे होती है। और बीजांड से तो आप जानते हो कि एम्ब्रियो सैक में हो जाएगी, फिर आपका होगा फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन, यस बेटा। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टाइल, और उसके बाद में क्या, ओव्यूल में एंट्री। किस में एंट्री बेटा, ओव्यूल में, यस। तो ये पूरी बात आपके सामने ये पोलन ट्यूब की मैंने आपको बता दी, क्लियर है। हालांकि A to Z लाइन आपको क्लियर कर दी, यस। तो देखिए बेटा जी, अब इस पोलन ट्यूब का यानी आप समझ सकते हो कि पोलन का जर्मिनेशन कहाँ हुआ, स्टिग्मा पर, और फिर आप जानते हो कि स्टिग्मा को पार करके पोलन ट्यूब स्टाइल में वृद्धि करती है, और फिर यहाँ ओव्यूल में वो एंट्री करेगी, यस। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि पहले स्टाइल यानी वर्तिका में एक प्रवेश और बताता हूँ, परागनलिका का वर्तिका में प्रवेश। मैंने आपसे भी कहा था कि जो इखेरी नलिका होती है, ये स्टिग्मा ऐसे ये स्टाइल होती है, स्टाइल, और ये ओवरी में यहाँ ओव्यूल होते हैं। तो ये जो स्टाइल है, तो स्टाइल मैंने कहा था कि ये होलो यानी खोखली भी हो सकती है, और सॉलिड, ये सॉलिड भी हो सकती है। अगर देखो होलो स्टाइल है, खोखली है, खोखली वर्तिका, खोखली वर्तिका। अगर बेटा खोखली वर्तिका है तो देखो ये जो सेल्स होती हैं ये ग्लैंडुलर ग्रंथिल होती हैं, ग्लैंडुलर यानी ग्रंथिल होती हैं। तो ये श्लेष्मा सिक्रेट करती रहती है, यहाँ ये पोलन ट्यूब आगे से आगे ग्रो करती रहेगी पोलन ट्यूब। ये तो हो गई होलो स्टाइल। ये किस में होती है, मोनोकोट्स में, मोनोकोट में होती है बेटा। किस में होती है, मोनोकोट में, यस। तो यहाँ ग्लैंडुलर सेल्स होती है, वो म्यूसिलेज सिक्रेट करती है और ये आराम से परागनलिका वृद्धि करती है। ये खोखली वर्तिका है मोनोकोट्स में। और तुम जानते हो डाइकोट में सॉलिड स्टाइल होती है, डाइकोट में सॉलिड स्टाइल। तो बेटा इसमें क्या भरे होते हैं कि पैरेन्काइमा टिश्यू उत्तक भरे होते हैं, जिनको आप कहते हो ट्रांसमिटिंग टिश्यू, संचरण उत्तक या कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू, ये उत्तक भरे होते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन APMT 2015 में आया था। 2015 में पूछा था कि अगर ठोस वर्तिका है तो कौन से उत्तक भरे होंगे, तो ये ट्रांसमिटिंग टिश्यू या संचरण उत्तक, कंडक्टिंग टिश्यू भरे होते हैं। तो फिर क्या होती है कि पोलन ट्यूब क्या करती है, टिप ग्रोथ करती है, और वो सेलुलेज, पैक्टिनेज और अन्य हाइड्रोलाइटिक जल अपघटनकारी एंजाइम, जल अपघटनकारी एंजाइम सिक्रेट करती है, और वो एंजाइम इन उत्तकों को गलाते जाते हैं, विघटित करते जाते हैं, पोलन ट्यूब आगे बढ़ती जाती है।
तो ये सॉलिड स्टाइल है जो किस में होती है, डाइकोट में। फिर अब वर्तिका के बाद में देखो पोलन ट्यूब यहाँ वर्तिका के बाद में अब इस ओव्यूल में, जो आपको मैंने ओव्यूल बताया था, तो अब इस ओव्यूल में एंटर करेगी वर्तिका के बाद में। क्योंकि ओव्यूल पर आपको पता है, ओव्यूल के अंदर आपने जब फिर एम्ब्रियो सैक बनाया था तो वहाँ फिलीफॉर्म एपरेटस हैं, तो वो उसको आकर्षित करेंगे और ये आपकी पोलन ट्यूब कौन सी गति करेगी, कीमोट्रोफिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट करेगी बेटा, कीमोट्रोफिक मूवमेंट। तो अब अपना जो नेक्स्ट इसमें स्टेप है वो है कि पराग नलिका का ओव्यूल में प्रवेश। तो अपन बात कर लेते हैं पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। ये लो जी, तो बड़ा ध्यान दो, देखो अपनी जो भी है हेडिंग कि भाई अपन कहें एंट्री, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका बी की फिर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल की पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, बीजांड में प्रवेश। क्योंकि बेटा बीजांड में ही वो एम्ब्रियो सैक है ना, 7 कोश के 8 केंद्रिके वाला। बोलो बोलो। तो देखो बेटा कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश के लिए मैं आपको बता दूं कि 3 मार्ग होते हैं, 3 संभावित मार्ग होते हैं। जैसे मैं आपको रफली बना दूं, मैंने आपको बीजांड की स्ट्रक्चर भी बनाई थी कि जैसे बेटा ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल। आप समझ सकते हैं कि ये देखो एक एनाट्रोपस ओव्यूल है, ये लो जी। अब एनाट्रोपस ओव्यूल है और ये आप जानते हो किसमें है, ओवेरी में। मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और नीचे फुला हुआ आधारीय भाग ये ओवेरी है, और ओवेरी की रीड्स आउटर से ये प्लेसेंटा, ये फ्यूनिकल और ये ओव्यूल की बॉडी। सही। अब ये आप समझ सकते हो कि जैसे ये पोलन ट्यूब, यहाँ पोलन का जर्मिनेशन होकर और ये यहाँ पोलन का जर्मिनेशन होकर ये पोलन ट्यूब आ रही है, तो पहले स्टिग्मा को फिर स्टाइल को पार करेगी, ये पोलन ट्यूब आ रही है। अब इस पोलन ट्यूब की इस ओव्यूल में एंट्री होनी है, एनाट्रोपस है तो ओव्यूल में। अगर आप समझ सकते हो कि जहाँ अध्यारोण एब्सेंट होते हैं वहाँ से एंट्री करें, तो ये बीजांड द्वार से एंट्री होगी माइक्रोपाइल से, जो सबसे कॉमन है माइक्रोपाइल से। और आप समझ सकते हो कि यहाँ फिर इस ओव्यूल में न्यूसेलस से ये यहाँ पे बन जाता है 7 कोश की और 8 केंद्र की, ये 7 कोश की और 8 केंद्र की आपका एम्ब्रियो सैक, ये केंद्रीय कोशिका होता है ना। तो ये ओव्यूल में, पहले ओव्यूल में एंट्री करेगी तो माइक्रोपाइल से कर सकती है। लेकिन आप समझ सकते हो कि यही पोलन ट्यूब यहाँ मैं एक ही डायग्राम बताता हूँ, यहाँ अध्यावरण से भी एंटर कर सकती है ना। यहाँ ओव्यूल में अध्यावरण से भी एंटर कर सकती है। सही, अध्यावरण से भी, या ऐसे इधर से कहते हैं अपन कि ये अध्यावरण से भी एंटर कर सकती है ओव्यूल में। सही। और यह चेलेजा से एंटर कर सकती है, लेकिन अंदर एम्ब्रियो सैक में जाने से पहले, एम्ब्रियो सैक में जाने के लिए केवल और केवल माइक्रोपाइल से ही आएगी। बाकी ओव्यूल में 3 संभावित मार्ग हैं, मेन तो माइक्रोपाइल है, अध्यावरण से भी हो सकता है और चेलेजा से भी हो सकता है। लेकिन बाद में जब एम्ब्रियो सैक में जाएगी तो चाहे इधर से आए तो भी घूम के यहाँ अंदर जाएगी, चाहे इधर से आए तो भी यहीं से अंदर जाएगी, और चाहे इधर से आए तो भी अंदर यहीं से जाएगी। तो अपना टॉपिक क्या है, अपना टॉपिक है कि भाई वैसे एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि अपना टॉपिक क्या है बेटा, कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है पोरोगेमी। पोरोगेमी का मतलब क्या है, माइक्रोपाइल एंड से, यानी माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वारीय प्रवेश कि पोलन ट्यूब बीजांड में बीजांड द्वारीय प्रवेश, यानी माइक्रोपाइल से एंटर करें तो बीजांड द्वारीय प्रवेश। और बेटा आप जानते हो कि ये मोस्ट कॉमन कंडीशन है, सबसे सामान्य स्थिति है, मोस्ट कॉमन कंडीशन।
80% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म में यही पाई जाती है। नाम आ जाए पोरोगेमी का मतलब है कि पराग नलिका का बीजांड में बीजांड द्वारे सिरे, माइक्रोपाइल सिरे से प्रवेश, बीजांड द्वारे सिरे से प्रवेश। यस बेटा, और ये मोस्ट कॉमन कंडीशन है और आप जानते हो कि अधिकांश में यही पाई जाती है। यस, तो पोरोगेमी होगी, माइक्रोपाइलर द्वारा प्रवेश। दूसरा आपका हो गया बेटा मीजोगेमी, या उससे पहले अपन बताएं चेलेजोगेमी। चेलेजोगेमी, तो चेलेजोगेमी आपका होगा निभागीय प्रवेश। अभी मैंने बताया ना, चेलेजा से एंटर कर जाए, निभाग से प्रवेश कर जाए बीजांड में, तो बेटा आपका होगा निभागीय प्रवेश, निभागीय प्रवेश। यस, और जो निभागीय प्रवेश होगा चेलेजोगेमी वो किस में होगा? केजुराइना में, केजुराइना प्लांट में होगा, केजुराइना में। ट्रेब ने खोजा था केजुराइना में। यस बेटा, इसके बाद में देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगला आपका है थर्ड, वो आपका है मीजोगेमी। मीजोगेमी क्या है कि पराग नलिका का बीजांड में अध्यावरणों से, जो इंटीग्यूमेंट थे ना आपके सामने, बीजांड के अध्यावरण आपने देखे थे, तो अध्यावरणीय प्रवेश, ये हो गया आपका अध्यावरणीय प्रवेश। यस बेटा, तो ये आपका होता है कुकरबिट्स में, ये कुकरबिट्स में देखने को मिलता है क्या बेटा? मीजोगेमी। लेकिन यहाँ ऑर्डर आए कि सबसे ज़्यादा कौन? पोरोगेमी, फिर आपका कौन? चेलेजोगेमी, फिर आपका कौन? मीजोगेमी। तो पीसीएम क्या हो गया बेटा? पीसीएम। बात को समझे? तो पराग नलिका का कहाँ प्रवेश हो गया बेटा? बीजांड में प्रवेश हो गया। पराग नलिका का कहाँ प्रवेश हो गया बताओ बेटा? बीजांड में प्रवेश हो गया। यस, और पराग नलिका बीजांड में प्रवेश हो गया तो अब किसमें जाएगी? एम्ब्रियो सैक में, और एम्ब्रियो सैक में जाएगी तो वहाँ आप करेगी फर्टिलाइजेशन। यानी बेटा अपनी प्री फर्टिलाइजेशन जितनी भी इवेंट थी, निषेचन की पूर्व जितनी भी घटना थी, चाहे वो स्पोरोजेनेसिस था, चाहे वो गैमेटोजेनेसिस था, चाहे पोलिनेशन था, और पोलिनेशन के बाद की घटना परागकण का अंकुरण था, पोलन ट्यूब का निर्माण था, अरे बोलो सब कुछ, और अब पराग उस पोलन ट्यूब का वर्तिका में और फिर बीजांड में प्रवेश। अब बीजांड में प्रवेश हो गया तो अब अपन बात करें बेटा कि जो अपना अगला टॉपिक आपका होगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, यानी आपका टॉपिक होगा बेटा वो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। यस, तो नेक्स्ट टॉपिक आप अपन यहाँ पर लेते हैं। तो देखिए बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, मैं आपको बता दूं तो डबल फर्टिलाइजेशन पृथ्वी के ऊपर केवल और केवल एंजियोस्पर्म का लक्षण है। और डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की? खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता है बेटा नावासिन ने। क्लियर बेटा? नावासिन ने खोज की डबल फर्टिलाइजेशन की, और किसमें की? लीलियम व फ्रिटिलेरिया पादपों में की, लीलियम और फ्रिटिलेरिया पादपों में की। यस बेटा, अब आपको बता दूं कि ओव्यूल में पराग नलिका के प्रवेश के 3 मार्ग हैं। वो बीजांड द्वार से कर सकती है, वो चेलेजा से कर सकती है, वो अध्यावरण से कर सकती है। लेकिन अंदर एम्ब्रियो सैक में, बेटा एम्ब्रियो सैक में प्रवेश के लिए आप जानते हैं कि एम्ब्रियो सैक जो है ओव्यूल के अंदर, जो एम्ब्रियो सैक होता है 7 कोश की और 8 केंद्र की है, तो वहाँ प्रवेश के लिए केवल एक ही मार्ग है, और वो मार्ग आपका है माइक्रोपाइल एंड। तो केवल और केवल वहीं से प्रवेश करेगी, है ना बेटा? यानी बीजांड में प्रवेश किधर से भी हो सकता, 3 संभावित मार्ग है, लेकिन पराग नलिका का भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक में सदैव माइक्रोपाइल सिरे से प्रवेश होता है। बोलो भी। अब बेटा देखो, वहां पर जब पोलन ट्यूब एंट्री करती है तो एक सिनर्जिड नष्ट होती है, और उस नष्ट होती है सिनर्जिड में पराग नलिका अपने घटक छोड़ती है, यानी 2 नरिगुमक। और फिर वहां इस दोहरे निषेचन में 2 इवेंट है, एक सत्य सिनगेमी, ट्रू फर्टिलाइजेशन, सिनगेमी जो एक नरिगुमक और एक मादायुग्मक यानी मेल गैमेट और एग सेल में होता आया है, और एक ट्रिपल फ्यूजन वहां पर होगा। तो बेटा ये लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बहुत अच्छे लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग स्कोरिंग जो डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन है उसके बारे में आपको बहुत ही डेस्क्रिप्टिव, डायग्रामेटिक और एक एक लाइन को क्लियर करते हुए
डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन को आपको सामने क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।